तो मैं काफ़ी टाइम से इस एनीमे का रिव्यू करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला यार। लेकिन फ़िलहाल आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया इस एनीमे का रिव्यू करने का। तो है गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम डीमन स्लेयर इस एनीमे का रिव्यू करने वाले हैं। और मैंने इस एनीमे को लगभग 6 महीने पहले देखा था, और इसके बाद मैंने काफ़ी और भी एनीमे देखा था, और इसी वजह से मुझे डीमन स्लेयर के बारे में बहुत कम ही चीज़ें याद था, और इसी वजह से मुझे इस एनीमे का रिव्यू करने के लिए इसे री-वॉच करना पड़ा। यू नो, माई मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। वैसे मैंने इसका रिव्यू करने के लिए री-वॉच किया है इस एनीमे को, तो आप एक लाइक तो इस वीडियो को कर ही सकते हो। तो चलो और ज़्यादा देर ना करके शुरू करते हैं। तो डीमन स्लेयर इस एनीमे का ओरिजिनल नाम है किमित्सु नो याबा, और इसके ओरिजिनल मंगा जहाँ से ये एनीमे एडेप्ट हुआ है उसका नेम भी यही है। और अगर आप चाहो तो अमेज़न से भी इस मंगा को परचेस कर सकते हो। वैसे इस वीडियो का अमेज़न ने स्पॉन्सर नहीं किया है। और ये एनीमे एयर हुआ था 2019 में, और ज़्यादातर लोगों के हिसाब से 2019 का बेस्ट एनीमे यही है, और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एनीमे के स्टोरी के बारे में। तो एनीमे का स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एनीमे में छोटे छोटे ट्विस्ट आते रहते हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ करने के लायक है। वैसे मेन स्टोरी कुछ ऐसा है कि एनीमे का मेन कैरेक्टर तांजीरो के फैमिली के सारे कैरेक्टर्स सिवाय उसके बहन के सभी मर जाते हैं, और उसका बहन एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, और अब उसे उसके बहन को क्योर करके दोबारा डीमन से एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखो, मैंने अभी तक मेन स्टोरी का 1% भी स्पॉयल नहीं किया है, इसलिए ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है। लेकिन स्टोरी इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि इस एनीमे में और भी मेन कैरेक्टर्स है, और उनका भी एक अलग अलग स्टोरी चलता रहता है। वैसे कैरेक्टर्स के बारे में बात अगर कर ही रहे हैं, तो थोड़ा और डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो पूरा स्टोरी तांजीरो के प्रोस्पेक्टिव से ही दिखाया जाता है, और ऑब्वियसली तांजीरो ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वैसे बाकी शोनेन एनीमे के मेन कैरेक्टर्स की तरह तांजीरो नल्ला नहीं है, जैसे कि दूसरे एनीमे के मेन कैरेक्टर्स पहले तो काफ़ी ज़्यादा दम्भ होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होता रहता है। लेकिन यह ऐसा नहीं है, क्योंकि तांजीरो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। वैसे मैं यह पावर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उसके दिमाग में वो कैसे सोचता है चीज़ों को, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो कभी अपने ओपोनेंट को सेंसु बीन देने वाले ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि वो अपने और अपने ओपोनेंट के बीच कभी अपने इमोशंस को आने नहीं देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे डीमंस को मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, वो डीमंस को मार के एंजॉय करता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो भी काफ़ी ज़्यादा काइंड है, लेकिन वो अपने काइंडनेस को तब तक बाहर आने नहीं देता है जब तक वो डीमन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि तांजीरो को भी पता है वो जिस डीमन के साथ फाइट कर रहा है वो पहले ही और भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार चुका है, और यही चीज़ उसे बाकी सारे एनीमे के मेन कैरेक्टर्स से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है। वैसे इस एनीमे में तांजीरो को छोड़कर भी और भी 3 मेन कैरेक्टर्स के। तो पहले बात कर लेते हैं इनोसुके के बारे में। तो इनोसुके काफ़ी अच्छा एक कैरेक्टर है, और इसका बैक स्टोरी इसे बाकी सारे कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनोसुके का बैक स्टोरी तांजीरो के बैक स्टोरी से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक है, इतना कि इसका अपना भी एक सीरीज़ बन सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीज़न 1 में अभी तक इनोसुके का कोई भी स्पेशल सीन हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो अब बात कर लेते हैं नेजुको के बारे में। तो नेजुको तांजीरो की छोटी बहन है, जो कि अब डीमन बन चुकी है। वैसे डीमन बनने की वजह से इसके पास काफ़ी कुछ सुपर पावर्स आ जाता है, लेकिन ये फैंस के अंदर फेमस है इसके ब्यूटी के वजह से, और मेरे पास भी वो यही वजह से फेमस है। वैसे इस बारे में अगर हम बात करें तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं जेनेत्सु के बारे में। तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और आपको लग रहा होगा कि इसका थंडर ब्रीथिंग की वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बात कह रहा हूँ इसके अचानक से चिल्लाने की वजह से। इसके चीखने का आवाज़ इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर आप हेडफोन पहन के इसके वॉइस को सुनोगे तो आपका कान का कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता।
तो इस कैरेक्टर का अपीयरेंस के साथ ही हेडफोन को बॉयकॉट कर दो, क्योंकि हेडफोन्स के साथ फुल वॉल्यूम को देकर इसका वॉइस सुनने के बाद कान खराब हो जाना कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं है। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस एनिमे के एनिमेशन के बारे में। तो इसका एनिमेशन इतना ज़्यादा बढ़िया है कि आप किसी भी सीन को स्क्रीनशॉट लेके अपना वॉलपेपर बना सकते हो। वैसे इसका आर्ट स्टाइल नॉर्मल एनिमे के आर्ट स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और ख़ास करके पूरा एनिमे का जो एक्शन सीन्स है जहाँ CGI को काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया गया है। खास करके ये एडो वाले सीन में, ड्रम आर्क में जो घर इलट पुलट हो जाता है, वो सीन के CGI के बारे में अगर मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया कुछ भी, तो मुझे इसका अफसोस पूरा ज़िंदगी रहेगा। खास करके फ्लेम, वाटर, थंडर, ब्रीथिंग का जो सीन दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। उसका एनिमेशन से लेकर सब कुछ एकदम ए क्लास। इसे डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड भी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक्स के बारे में। खास करके एक एनिमे के लिए OP मतलब ओपनिंग, OST मतलब ओरिजिनल साउंड ट्रैक, BGM और ED मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक और एंडिंग सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके ओपनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ओपनिंग CBR के टॉप 10 बेस्ट एनिमे ओपनिंग्स ऑफ द डेकेड्स के लिस्ट में रैंक 2 में है, जबकि अटैक ऑन टाइटन और टोक्यो गूल का OP इसके नीचे है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका ओपनिंग कितना ज़्यादा अच्छा है। वैसे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और OST भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। खास करके जेनेत्सु का साउंड ट्रैक एकदम मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है अभी तक। लेकिन एपिसोड 19 के आखिर में जो सॉन्ग को डाला गया है, जिस सॉन्ग को यूज़ किया गया है, वो एकदम इंसेन है। और इसी वजह से शायद एपिसोड 19 जो कि डीमन स्लेयर के सीजन 1 का बेस्ट एपिसोड माना जाता है, जिसे उस एपिसोड में शायद इस म्यूजिक के बिना जान नहीं आता। और रूई वर्सेस तांजीरो के फाइट में नेजुको और तांजीरो के अंदर जिस बॉन्ड को दिखाया गया है वो शायद इस म्यूजिक के बिना अधूरा रह जाता। जिन लोगों ने डीमन स्लेयर देख रखा है वो लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस फीलिंग्स को शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने अभी तक इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें कर लिया है, तो चलो अब कुछ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर भी गौर किया जाए। तो इस एनिमे में मुझे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगा, बस उसका स्टोरी थोड़ा सा सिमिलर लगता है और भी काफ़ी सारे शोनेन एनिमे से। शायद मैंने काफ़ी सारे शोनेन एनिमे देख रखे हैं, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, और या फिर इसका स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सिंपल स्टोरी में तरह तरह के सस्पेंस एलिमेंट्स को ऐड करने की वजह से एक सिंपल स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, और इस एनिमे के साथ भी पूरा वैसा ही हुआ है। वैसे ये भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये भी इस एनिमे के एक पॉजिटिव दिख ही है। तो ये एनिमे को एयर हुए 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो अगर तुमने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो जल्दी जाओ और स्टार्ट कर दो देखना। और अगर चाहो तो अपने फैमिली के साथ भी इस एनिमे को देख सकते हो, कोई भी ऐसा वैसा सीन इस एनिमे में नहीं है। तो जाने के पहले मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के बारे में आज नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो तुम लोग करोगे नहीं। अगर पहले ही कर देते तो 100 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते मेरे, लेकिन अभी तक वो गोल भी मेरा पूरा नहीं हुआ। और अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। मेरे बाकी क्लासमेट्स का भी मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, और मैं एक यूट्यूब चैनल का ओनर होकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो भाई इज्जत का सवाल है, कर दो। तो बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कब आएगा मुझे नहीं पता।